Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue with the replication of virus processes, its culture, and how the virus grow and reproduce themselves and produce their progeny. We have already discussed three phases in which we have discussed the attachment, then uncoating, and then the release of virion or nucleic acid, and then now the 8.4, which is replication of virus nucleic acid and translation of the genome. So this stage of viral replication cycle mainly involve three basic biochemical processes. Number one, the synthesis of new viral protein, which is also called translation of the viral genome. Second is the RNA synthesis, which is actual transcription process, and the third is the viral genome replication, means whatever the transcription has occurred, now this should replicate. So this is the third stage. ये तीसरा step है इस process का. There is no single pattern of replication, but all viruses make proteins with function 2. अच्छा, अब ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कोई स्पेसिफिक सिंगल पैटर्न नहीं है रेप्लिकेशन का. इंडिविजुअल वायरस फॉलो इंडिविजुअल पैटर्न्स, लेकिन ऑल वायरसेस मेक प्रोटीन्स. और वो प्रोटीन क्यों बनाते हैं, उसके थ्री फंक्शन होते हैं. नंबर वन, ऑल्टर द होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म इन फेवर ऑफ द विरियन प्रोडक्शन, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म पर ये को हाईजैक कर लेते हैं होस्ट सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और ये अपने फेवर में कर लेते हैं ताकि ये वायरल प्रोटीन बनाए. सेकंड, एंश्योर द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम, यानी रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम हो. अगर डीएनए वायरस है तो डीएनए नए डीएनएस बने उस वायरस के, जिससे न्यू वायरस बनेंगे. और अगर जो है वो आरएनए वायरस है तो नए आरएनए बने उससे, जिससे नए आरएनए वायरस बनेंगे. और फिर जब ये बन जाएंगे तो असेंबल यानी पैकेज टू द जीनोम इनटू द वायरस पार्टिकल, यानी उनकी असेंबल हो जाएंगे वो वायरस के जो पार्टिकल्स बने होंगे, और वो पूरा एक वायरस बन जाएगा. जब ये वायरस बन जाएगा तो फिर दो ही प्रोसेस होंगे, या तो वैक्यूल बना के वो सेल के से बाहर निकल जाएगा, या सेल लेसिस होगा और उस तरह से वो फिर जो वायरस होगा वो सेल से बाहर निकल जाएगा सराउंडिंग में, और फिर दूसरे जो सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, उनको इन्फेक्ट करना इसी तरीके से शुरू कर देगा. नाउ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसमें अर्ली प्रोटीन्स होती हैं, लेट प्रोटीन्स होती हैं. अर्ली सिंथेसिस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम, यानी शुरू में जो अर्ली प्रोटीन होंगी वो वाली प्रोटीन सिंथेसाइजेज होंगी जिनका काम जीनोम की रेप्लिकेशन का है, और जो है वो यानी वायरल जीनोम को बढ़ाना, सच एज पॉलीमरेजेज एंजाइम. वाइल द लेट सिंथेसिस इज मोर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू विरियॉन्स, जबकि लेट प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स बनेंगी जो पूरे वायरस का स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसमें वायरस के स्ट्रक्चर जो होंगे वो बनेंगे और फिर वो असेंबल होंगे. द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसलेटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, यानी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है होस्ट सेल का, उसमें मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल प्रोटीन, जो कि ट्रांसलेशन ऑफ जीनोम है. तो ये साइटोप्लाज्म में होगा होस्ट सेल के, और साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम में होगा उसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा. जब ये इसकी प्रोटीन बन जाएंगी, अर्ली प्रोटीन हो, लेट प्रोटीन हो, नाउ मैचुरेशन और असेंबली ऑफ वेरियन, तो अब उनको असेंबल किया जाएगा उन प्रोटीन्स को, ताकि वो वायरस मुकम्मल बन जाए. सो एज लार्ज नंबर ऑफ वायरल मटेरियल एक्यूमुलेट्स, यानी वही अर्ली प्रोटीन और लेट प्रोटीन बनने के बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बन गई विद इन द सेल, द रोल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बिकम एविडेंट. अब लेट प्रोटीन का फंक्शन जो होगा, ये स्ट्रक्चर, या उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उनको असेंबल करना होगा. द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ स्मॉल नॉन एनवेलप वायरसेस लाइक फॉर एग्जाम्पल पोलियो वायरस सेल्फ असेंबल वंस दे आर सिंथेसाइज, यानी ये खुद ही अपनी प्रोसेस के ज़रिए सेल्फ असेंबल हो जाते हैं. और वैसे भी ये छोटा सा वायरस होता है, जो कि सबसे छोटा वायरस है. हमने शुरू में भी पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट वायरस इज़ पोलियो वायरस. इसके बाद है इनिशियली इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम कैप्सोमियर, जो यूनिट्स फ्रॉम कैप्सोमियर, यानी वो जो लेट प्रोटीन्स बनी थी स्ट्रक्चर, वो कैप्सोमियर बनाएंगी, विच देन एसोसिएट इनटू द कैप्सिड, और उससे फिर वो जब यूनाइट हो जाएंगी तो उससे जो है वो वायरस का कैप्सिड बन जाएगा. The viral genome and associated proteins necessary for viral replication
बिकम एनगल्फ इन दिस न्यू स्ट्रक्चर। तो ये जो कैप्सिड प्रोटीन होगी ये फिर अपने अंदर जो इसका जो जीनोम होगा उसको एनगल्फ कर लेंगे, और अगर कोई और प्रोटीन्स भी चाहिए होंगी तो वो भी इस तरह से जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनी होंगी यानी लेट प्रोटीन बनी होंगी वो भी एनगल्फ होकर कैप्सिड के अंदर चली जाएंगे। मोस्ट नॉन एनवेलप्ड वायरसेस एक्यूमुलेट विद इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एंड आर रिलीज ओनली व्हेन द सेल लिसिस अकर। तो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होंगे या न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट होंगे होस्ट सेल के। तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होस्ट सेल में जब ये जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे असेंबल होने के बाद, तो फिर जब ये रिलीज़ होंगे तो ये रिलीज़ होने के साथ उस होस्ट सेल का लिसिस भी करेंगे यानी उस होस्ट सेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स जो अदर एनवेलप वायरसेस सच एज हर्पीज वायरस असेंबल विद इन द न्यूक्लियस में असेंबल होंगे एंड एक्वायर देयर एनवेलप एज दे पास थ्रू द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे। फ्रॉम हेयर दे पास इनटू द वेजाइकल यानी एक वेजाइकल या वैक्यूल में चले जाएंगे दैट प्रोटेक्ट द विरियन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड माइग्रेट टू द सेल सरफेस, और इस तरह से ये माइग्रेट करके सेल सरफेस तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं कि ये देखें ये वैक्यूल बन गया और फिर ये इस वैक्यूल के ज़रिए ये बाहर आ गए। तो इस तरह से जो है ये जो एनवेलप वायरसेस होते हैं वो जो है वो सेल से बाहर आ जाते हैं, बल्कि और सेल लिसिस नहीं करते। तो द की पॉइंट इज़ दैट कि नॉन एनवेलप वायरसेस सेल लिसिस करेंगे, होस्ट सेल का लिसिस करेंगे, जबकि एनवेलप वायरसेस सेल लिसिस नहीं करेंगे। सेल जो होगा होस्ट सेल वो इंटैक्ट रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो उसके वैक्यूल के ज़रिए सेल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होगा एनवेलप वायरसेस में। नाउ बाहर आने के बाद रिलीज ऑफ विरियन इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब वायरस जब बाहर आ जाएंगे तो द रिलीज ऑफ विरियन एंड्स द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ द वायरस। अब ये प्रोसेस एंड हो गया रेप्लिकेशन का प्रोसेस। द टू मेन रिलीज रूट्स कैन बी डिस्टिंग्विश बडिंग एंड लेसेस, जो हम अभी पहले देख चुके हैं कि या तो ये सेल का लेसेस होगा या ये फिर वैक्यूल बना के वेजाइकल बना के उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये दो प्रोसेसेस इसमें होंगे रिलीज़ के लिए। मोस्ट नॉन एनवेलप वायरसेस जैसे हमने बात की एक्यूमुलेट विद इन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। जो नॉन एनवेलप वायरसेस हैं वो साइटोप्लाज्म या होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट होंगे और फिर रिलीज़ होंगे व्हेन द सेल लिसिस अकर, यानी सेल लिसिस होस्ट सेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा इसके साथ ही। द सेल्स often disintegrate because normal cell housekeeping function is not maintained during viral replication। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये जो वायरस हैं दरअसल होस्ट सेल का पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हाईजैक कर लेते हैं और तमाम एंजाइम और तमाम प्रोटीन वो वायरल प्रोटीन बनाने में लग जाती हैं। तो उसकी वजह से जो सेल का अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, डिफेंसिव प्रोटीन है, या सेल की जो रिपेयरिंग प्रोटीन है वो नहीं बनती, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न होता है कि सेल जो होता है अक्सर व बेशतर खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर से जो नए वायरल सेल्स बने होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। अच्छा, इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट सम वायरल प्रोटीएजेस ट्रिगर द सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया गया है कि कुछ वायरस जो है कुछ ऐसे प्रोटीएजेज एंजाइम बनाते हैं होस्ट सेल के अंदर, और ये प्रोटीएजेज एंजाइम दरअसल जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है होस्ट सेल की, तो होस्ट सेल की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ये डिसइंटीग्रेट कर देते हैं यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से जो होस्ट सेल का लिसिस हो जाता है और उसके अंदर से नए वेरियन जो बने होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। जबकि इसके बरक्स जो एनवेलप वायरसेस हैं उसमें ये प्रोसेस नहीं होता। एनवेलप वायरसेस यूजुअली एग्जिट द सेल बाय बडिंग। वायरस पार्टिकल्स आर रिलीज इन दिस वे ओवर ए पीरियड ऑफ आवर्स बिफोर द सेल इवेंचुअली डाइज। यानी वायरस पार्टिकल उस सेल से बडिंग के ज़रिए या वही वेजाइकल बना के बाहर आ जाते हैं और उस वक्त तक सेल जो होता है वो सर्वाइव कर रहा होता है, और ये जब बाहर आ जाते हैं तो उसके भी कई घंटों के बाद जो है वो सेल जो है फिर डाई करता है, यानी वो सेल जो है वो फिर ख़त्म हो जाता है और अपनी जो है वो एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूरामिनिडेज कैटालाइजेज द क्लेवेज ऑफ टर्मिनल न्यूरामिनिक एसिड रेजिड्यूज फ्रॉम द सेल सरफेस गैंग्लियोसाइड्स विच फ्री द वायरस पार्टिकल फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन विद द सेल। अब ये जो एक वायरस है जो कि एनवेलप वायरस है जो सेल सरफेस से रिलीज़ होके बाहर एनवायरनमेंट में आ जाएगा, और
ये सेल सरफेस से रिमूव कैसे होगा, यानी सेल सरफेस से आखिर कैसे डिटैच होगा, यानी ये कह लीजिए कि सेल जो होगा उसके अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये इन्फ्लुएंजा वायरस बन जाएगा, इसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी और नए वायरस ग्रो कर जाएंगे, तो ये बाहर कैसे आएगा। वो इस तरीके से आएगा कि ये जो सेल सरफेस पे गैंग्लियोसाइड होते हैं उस पर ये वायरस अटैच होता है, लेकिन ये एंजाइम जो होता है न्यूरामिनेडेज, ये एंजाइम वहाँ पे रिलीज़ होगा वायरस से, जो इस वायरस को सेल सरफेस गैंग्लियोसाइड से सेपरेट कर देगा। जब ये सेपरेट कर देगा तो फिर क्या होगा, ये फ्री वायरस पार्टिकल होगा और ये फिर सेल से बाहर आ जाएगा और फिर ये दूसरे होस्ट सेल पर अटैक करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होगा वो एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल और फिर इस तरीके से स्प्रेड करता चला जाएगा। और ये होस्ट सेल से जो होगा वो रिलीज़ होने में न्यूरामिनेडेज एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से 2 ड्रग बनाई गई हैं, ओसेल्टामावीर एंड ज़ेनामावीर। वो क्या करती हैं कि वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, यानी न्यूरामिनेडेज एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो फिर ये वायरस जो होगा वो सेल सरफेस से अटैच रहेगा और इन्फ्लुएंजा वायरस फ्री नहीं होगा, जिसकी वजह से उसके रेप्लिकेशन का जो पूरा एक साइकिल था वो स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से हम इस वायरल इन्फेक्शन पर काबू पा लेंगे, यानी इस डिजीज़ से रिकवरी पेशेंट की हो जाएगी। तो ये जो एक प्रोसेस है वो भी मुमकिन होता है, यानी इस तरह से भी ड्रग्स बनाई गई हैं। नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ वायरल कीमोथेरेपी। अब ये कि ठीक है, ये हमने तमाम वायरसेस ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, हमने इसकी लाइफ साइकिल भी देख ली कि किस तरह की होती है, फिर हमने ये भी देख लिया कि वायरस का रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस, पूरे जो 6 स्टेप्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। फिर हम वायरस को कल्चर कैसे कल्चर कैसे कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कल्चरिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी थी और वो हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हम वायरल इन्फेक्शन को ठीक करना चाहें तो उसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हम वायरल इन्फेक्शन को आसानी से कवर नहीं कर पाते या कोप नहीं कर पाते। या जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं और एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम आसानी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काबू पा लेते हैं। इसके बरक्स वायरल इन्फेक्शन को पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? सो देयर आर सेवरल पॉसिबल बायोकेमिकल टारगेट साइट्स विद इन द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ ए वायरस एज मैंशनड बाय टेबल 5.3, जो कि अभी टेबल 5.3 हम पहले भी देख चुके हैं और अभी हम इसको दोबारा भी देखेंगे जहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर्स पर बात की थी। तो कुछ बायोकेमिकल टारगेट्स हैं, बायोकेमिकल साइट्स हैं वायरस की, जिसको अगर हम टारगेट करें तो इस तरह से हम जो है वो वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि वायरस रिसेप्टर इंटरैक्शन, यानी वायरस जब अपने होस्ट सेल के साथ बाइंड होता है तो वो वायरस अपने होस्ट सेल के एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड होता है। अगर उस बाइंडिंग को स्टॉप कर दिया जाए तो वायरस जो होगा वो होस्ट सेल से अटैच नहीं होगा। जब अटैच नहीं होगा तो पेनिट्रेट नहीं होगा और पेनिट्रेट नहीं होगा तो वो अंदर जाके अनकोटिंग और एप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकेगा। तो वायरस रिसेप्टर इंटरैक्शन विच इज़ स्पेसिफिक फॉर होस्ट सेल्स लाइक CD4, GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 120 इंटरैक्शन बिटवीन T lymphocytes एंड HIV, यानी T lymphocytes जो CD4 होते हैं से हेल्पर T सेल्स होते हैं उसके साथ ये इंटरैक्ट करता है। कौन सा वायरस? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स वायरस है। सो इट कैन बी पोटेंशियली ब्लॉक्ड एंड ऑल्दो दिस अप्रोच वुड हैव ए प्रिवेंटेटिव रादर देन थेराप्यूटिक रोल। तो ये जो है वो इसके ज़रिए, यानी अगर हम अटैचमेंट को ब्लॉक कर दें तो इस तरह से हम HIV इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं कि ये प्रिवेंटेटिव अप्रोच है रादर देन थेराप्यूटिक रोल। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है प्रिवेंटेटिव और थेराप्यूटिक में? अगर कोई इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है और उसका रिस्क है और उस इन्फेक्शन को होने से पहले आप रोक लें तो ये प्रिवेंटेटिव अप्रोच है। और अगर वो इन्फेक्शन हो गया है, वायरस एंटर हो गया और वो डिजीज़ वाकई हो गई है और उसके बाद अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो थेराप्यूटिक अप्रोच कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला जो टेक्निक है कि जिसमें हम वायरस की उसके होस्ट रिसेप्टर से अटैचमेंट को अगर ब्लॉक कर रहे हैं HIV के केस में, तो ये प्रिवेंटिव अप्रोच ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर टू थेराप्यूटिक अप्रोच। इसके अलावा देयर इज़ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ब्लॉकिंग द पेनिट्रेशन एंड स्पेशली द अनकोटिंग प्रोसेस। इसके अलावा पेनिट्रेशन के प्रोसेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं वायरस के होस्ट सेल में जो पेनिट्रेट करता है, और अनकोटिंग के प्रोसेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सम मॉलिक्यूल्स और पॉलीपेप्टाइड्स दैट बाइंड टू द वायरल कोट
आर ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एफिकेसी टू ब्लॉक दिस वायरल रेप्लिकेशन स्टेप्स। तो कुछ पॉलीपेप्टाइड ड्रग्स हैं जो ट्राई की गई हैं कि वो अनकोटिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर दे, और इन्होंने सक्सेसफुली इस प्रोसेस को किया है, लेकिन अभी तक ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आई है। इसके अलावा द बेटर प्रोस्पेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल फोकस ऑन द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल कोर कंपोनेंट्स। वायरल कोर कंपोनेंट यानी उसके आरएनए या डीएनए पर को टारगेट करें, वो ज़्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ जीनोम उसको स्टॉप करें, न्यूक्लिक एसिड को ब्लॉक कर दें, ट्रांसक्रिप्शन के वायरस के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर दें या रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर दें बाय इनहिबिटिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो अगर ये करें तो ये जो होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, इसके प्रोस्पेक्ट्स भी ज़्यादा बेहतर हैं। अब ये टेबल 5.3 पॉसिबल टारगेट साइट्स ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब इसमें क्या है, जैसे टारगेट साइट के वायरस की अटैचमेंट को ब्लॉक किया जाए, पेनिट्रेशन को, अनकोटिंग को। इसमें HIV की एग्जाम्पल है, जो CD4 सेल्स जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, हेल्पर T सेल्स हैं, उसके साथ HIV वायरस बाइंड होता है, तो उस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर दें। इसके अलावा हर्पीज़ वायरस अटैचमेंट को हम ब्लॉक कर सकते हैं, इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड के ज़रिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस की अटैचमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं हम, जिसमें हमने वो जो दो जो है वो रिमेंटाडीन और एमेंटाडीन पड़ी थी, वो ड्रग्स हैं, तो उसके ज़रिए ये हम प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि जीन की जो उसका वायरस का डीएनए या आरएनए है, उसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप करें, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं, डाइडोनोसिन, एजाथायोप्यूरिन। इसके अलावा वायरल कोड, सेवरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसके अलावा वायरल प्रोटीन इनहिबिटर्स, इनहिबिशन ऑफ वायरल डीएनए रेप्लिकेशन बाय यानी वायरल जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वायरस के, उनको इनहिबिट किया जाए, इनहिबिशन ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी, एंटीसेंस न्यूक्लियोटाइड, इनहिबिशन ऑफ वायरल डीएनए रेप्लिकेशन वाया द इनहिबिशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम, फॉस्कारनेट जिसमें स्पेसिफिक ड्रग है, एसाइक्लोविर ड्रग है। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड जीन प्रोडक्ट्स, जिसमें प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स हैं लाइक इंडेनावीर, सेक्युनावीर, जो कि HIV की कीमोथेरेपी में यूज़ होती हैं। तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि सक्सेसफुली अभी तक ट्राई की जा चुकी हैं, और बहुत सारी ड्रग इस वक्त मार्केट में भी अवेलेबल हैं। नाउ इट इज़ पॉसिबल दैट द मैचुरेशन, असेंबली एंड रिलीज फेज़ ऑफ द वायरस पार्टिकल कुड बी ब्लॉक। जैसे हमने बात की कि मैचुरेशन फेज़ को ब्लॉक करें, वायरस जो उसके असेंबल हो रहा है वायरस होस्ट सेल के अंदर या रिलीज़ हो रहा है उसको ब्लॉक कर दें, तो इस प्रोसेस से वी कैन स्टॉप द वायरल रेप्लिकेशन। लेकिन ऑल दो दिस प्रोसेस वुड बी वायरस डिपेंडेंट, मीन्स के अलग वायरस के लिए अलग ड्रग बनानी पड़ेगी या होगी। एक ऐसा नहीं होगा कि जो है वो एक ड्रग बना ली वो तमाम वायरस को किल कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 very potent and highly selective neuraminidase inhibitor like zanamivir and oseltamivir have been approved for the clinical use against the influenza virus। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 2 ड्रग हैं, ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर हैं। तो ये क्या कर रही है कि दरअसल जो बाइंडिंग हुई है, जो लास्ट स्टेज है रिलीज़ जहाँ से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, वो ये इसको ब्लॉक कर देंगे। कैसे ब्लॉक कर देंगे? बाय न्यूरामिनिडेज एंजाइम इनहिबिटर, यानी न्यूरामिनिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो वायरस जो होगा होस्ट सेल के साथ अटैच रहेगा, बाहर नहीं आएगा। जब वो बाहर नहीं आएगा तो उसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया, और जब वो बाहर नहीं आएगा तो किसी दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा दीज इनहिबिटर प्रिवेंट द शेडिंग ऑफ द विरियन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा ये जो दोनों ड्रग हैं, ज़नामावीर एंड ओसेल्टामावीर, ये दोनों जो है वो वायरस की शेडिंग यानी जो स्प्रेड होता है उसको भी रोकते हैं। इस तरह से वायरस के ट्रांसमिशन के प्रोसेस को भी स्टॉप किया जा सकता है, यानी किसी एक शख्स से दूसरे को आसानी से फिर नहीं लगता। इसके अलावा विद द इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरल रेप्लिकेशन and in particular viral protein and nucleic acid synthesis and the development of reliable and sophisticated antiviral assays, the young science of antiviral chemotherapy has progressed tremendously over the last 50 years। तो जो जैसे जैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बढ़ती गई है, वायरल रेप्लिकेशन की, वायरल प्रोटीन की, उसके वायरस के न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की, उसी तरह से हमने बहुत सारे एंटीवायरल एसेस किए, बहुत सारी ड्रग्स पर काम किया। और अगर 50 साल पहले के मुकाबले में देखें तो अब हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं और बहुत सारी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी अब मौजूद है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस को
काउंटर करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसाइक्लोविर वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ट्रूली इफेक्टिव एंड सिलेक्टिव एंटी वायरल एजेंट। अब यहाँ पे ये ड्रग आ गई एसाइक्लोविर, जो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है गोनोसिन का। अब गोनोसिन क्या है? गोनोसिन क्या होती है? ये डीएनए या आरएनए में मौजूद होती है। ये क्या करता है कि एसाइक्लोविर ड्रग जो होती है उस वायरस के डीएनए या आरएनए में जाके एज ए फॉल्स सब्सटीट्यूट ऐड हो जाती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जो ओरिजिनल गोनोसिन उसके डीएनए या आरएनए में अटैच होना होता है वो नहीं होता और ये ड्रग अटैच हो जाती है। अब क्योंकि ये फॉल्स है तो ये वायरस के जो डीएनए या आरएनए होगा उसके रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगी। तो इस तरह से ये अपना वो काम करेगी। इसी तरीके से फॉस्कारनेट है, ये फॉस्फेट एनालॉग है, यानी ये फॉल्स फॉस्फेट बॉन्ड के तौर पर जुड़ जाएगा उसमें डीएनए या आरएनए में उसके न्यूक्लियोटाइड में। इसी तरीके से ये एजीटी न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, ये थाइमिडीन बेस है, यानी फॉल्स थाइमिडीन बेस। तो थाइमिडीन डीएनए या आरएनए में एज ए फॉल्स सब्सटीट्यूट ये ड्रग ऐड हो जाएगी तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा। इसी तरीके से ये थाइमिडीन है, ये भी D40 न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ऑफ थाइमिडीन। गोनोसिन है और एमेंटाडीन ये तो अटैचमेंट के साथ रिलेटेड है कि यानी ये अटैचमेंट को स्टॉप करती हैं वायरस की, यानी अटैच नहीं होने देती इन्फ्लुएंजा वायरस को। तो इस तरह से ये जो ड्रग हैं ये 1 2 3 4 5 जो कि फॉल्स सब्सटीट्यूट के तौर पर उसके आरएनए या न्यूक्लिक एसिड में अटैच हो जाती हैं, जिससे अब क्योंकि ये फॉल्स सब्सटीट्यूशन है यानी ये एक फॉल्स आइटम है, फॉल्स बेस के तौर पर जाके अटैच होती हैं, तो इसी वजह से वो फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। वायरल पॉलीमरेजेस हैव recently been the most widely studied target for antiviral chemotherapy। तो वायरल पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको भी इनहिबिट करके हम एंटीवायरल ड्रग बना सकते हैं। गिवन दैट द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इज ब्लॉक्ड बाय सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड बनाता है उसको इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दें तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा और रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड एनालॉग सच एज एसाइक्लोविर, ये जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखी हैं ये एनालॉग्स जो हैं, inhibit viral nucleic acid polymerase. This is probably the single most important chemotherapeutic interaction to date. For HIV chemotherapy, the inhibition of viral encoded reverse transcriptase constitute a major target. अब ये जो reverse transcriptase एंजाइम है ये सिर्फ HIV वायरस में ही होता है और हेपेटाइटिस सी वायरस में होता है। तो अगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि दरअसल क्योंकि नॉर्मली ये एंजाइम जो होता है वायरस में नहीं होता, उसकी वजह ये होती है क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन वो वायरस जिनमें आरएनए से डीएनए होता है यानी उल्टा प्रोसेस चलता है तो उनमें एक्चुअली ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए बना रहा होता है। तो HIV उसी की मिसाल है जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, तो उसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। सो इफ़ वी ब्लॉक दिस एंजाइम देन इट मीन्स वी विल ब्लॉक द रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस। तो ऐसी ड्रग बना ली गई हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, तो वो HIV की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। इसके अलावा और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हैं जैसे डाइडेनोसिन, लेमिविडीन, स्टिविडीन, जिडोविडीन, एजाथायोमिडीन आर वाइडली अवेलेबल, जो हमने यहाँ पे अभी पिछली स्लाइड में देखी हैं। तो ये ड्रग हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स आर ऑल्सो यूज टू इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। एग्जाम्पल आर आयोडोक्सिरिडीन is incorporated into the viral and cellular DNA instead of thymidine, यानी एज ए वही फॉल्स बेस के तौर पर, एंड इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। तो ये फॉल्स बेस के थाइमिडीन बेस के तौर पर ये ड्रग जो है आयोडोक्सिरिडीन जो है वो अटैच हो जाती है, तो अब ये क्योंकि फॉल्स बेस है तो वायरस की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा अदर नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग सच एज नेविरेपिन, फॉस्कारनेट जो कि फॉस्फेट एनालॉग हैं, also employed in therapy, oligonucleotide nucleic acid oligomer with base sequence complementary to conserved region of proviral DNA have been successfully used in the prevention of viral messenger RNA function। ये जो है वो oligonucleotide अभी जो है वो अंडर रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस हैं। Oligonucleotide therapy can be divided into 4 separate types, जिसमें antisense nucleotide drugs हैं जो जैसे मैंने बताया अभी भी अंडर रिसर्च हैं, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एन आरएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए विच ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ड्यूप्लेक्स इनहिबिटिंग द वायरल रेप्लिकेशन। यानी वो आरएनए वायरसेस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं ये उनको डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जब डबल हो जाता है तो वायरस कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से काम का आरएनए कौन सा है, तो उस वजह से इस तरह से जो है वो ये इसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है।
इसके अलावा एंटीजन मेथड, इसमें क्या है, ट्रिप्लेक्स हेलिक्स ऑफ डीएनए बन जाते हैं पर्टिकुलरली डीएनए वायरस के, यानी आमतौर पे तो डबल हेलिक्स होता है, यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। इसमें ये क्या कर रहा है, एंटीजन मेथड में 3 स्ट्रैंड कर देता है डीएनए के। इससे जो है वो फिर ये वायरस भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको रेप्लिकेट कैसे करें। इसके अलावा डिकॉय मेथड, इसमें क्या है, सिंथेटिक डिकॉय मेथड है, जिसमें ऑल्टरनेट न्यूक्लिक एसिड करेस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस विच बाइंड्स वायरली एनकोडेड रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड अफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन। यानी सिंथेटिक डिकॉय यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो उस जो वो बाइंड हो जाता है वायरस के प्रोटीन में, और ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा वायरस प्रोटीन में जो अटैच होगा, ये ओरिजिनल न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, फॉल्स न्यूक्लिक एसिड होगा। अब जब ये फॉल्स न्यूक्लिक एसिड होगा तो डेफिनेटली ये वायरस की ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये फॉल्स का मतलब है आर्टिफिशियल है। इसके अलावा राइबोसोम मेथड, प्रोडक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, इंड्यूसिंग क्लीवेज ऑफ अदर आरएनए सीक्वेंस एज स्पेसिफिक साइट्स। आरएनए जहाँ से उसको क्लीव होना चाहिए यानी ब्रेक होना चाहिए, ये उस साइट को ब्रेक नहीं होने देते, किसी और साइट से ब्रेक होने लगता है, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर उसका, क्योंकि अब ये रॉन्ग साइट से ब्रेक हुआ है आरएनए, क्लीवेज हुआ है उसका, तो इस वजह से इसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है। फाइनली देयर इज एन इंक्रीज यूज़ ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज एंजाइम भी यूज़ होते हैं वायरस की रेप्लिकेशन में, जैसा कि इंडेनावीर सल्फेट ड्रग है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। जैसा कि हम ये प्रोटीएज इनहिबिटर यूज़ करते हैं एचआईवी की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने में। तो इनहिबिट वायरल लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड जीन प्रोडक्ट डिस्पाइट द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एंटीवायरल ड्रग्स देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इनहेरेंट इन द एंटीवायरल कीमोथेरेपी। अच्छा, ये तमाम प्रोडक्ट आने के बावजूद भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम है एंटीवायरल थेरेपी में। वो क्या है, डिले इन ट्रीटमेंट, यानी रिस्पॉन्स आने में एक तो ये कि पता देर से चलता है तो ट्रीटमेंट देर से स्टार्ट होता है, जब फिर उसके बाद इनका ऑनसेट बड़ा डिले होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये रिस्पॉन्स देते हैं। अक्सर व बेशतर ड्रग की टॉक्सिसिटी आ जाती है पेशेंट में। इसके अलावा डिग्रेडेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, यानी वो ड्रग बॉडी में जाके डिग्रेड हो जाती हैं तो वो एंटीवायरल ड्रग फिर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। इसके अलावा सम वायरसेज हैव डेवलप रेजिस्टेंस टू करंटली अवेलेबल एंटीवायरल ड्रग्स, और कुछ वायरस ने म्यूटेशन करके अभी करंटली अवेलेबल एंटीवायरल ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एंटीवायरल ड्रग अब बहुत ज़्यादा अभी जो है वो सक्सेसफुली यूज़ नहीं हो रही है। इसके बाद ट्यूमर वायरसेस हैं, बट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।